आज की क्लास में हम देखेंगे अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। ठीक है, तो चलिए देखिए, गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी जो उदाहरण है वो पूर्ववर्ती अपवाह का। पूर्ववर्ती अपवाह क्या होता है कि सपोज कोई नदी बह रही है और वहाँ भूमि में उत्थान हो गया और वो नदी क्या हुआ, उस उठी हुई भूमि को भी काट कर अपने ही पहले वाले ही मार्ग से बहती रहे। तो उस ऐसे इस प्रकार की नदियों को हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती अपवाह। चलिए आगे हम बात करते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। आगे बात करेंगे कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। चलिए, कथन दिया है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है और रीजन दिया है जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, यह बात सही है, आजकल आप लोग न्यूज में भी देखते होंगे। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। यह जो कारण दिया गया यह गलत है। तो कथन तो सही है लेकिन कारण जो है इसका गलत है, इसलिए ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। आगे हम बात करते हैं, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने मीटर तक है। तो गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। आगे बात करेंगे, सत्य कथन है देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। सही बात है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, यह भी सही है पॉइंट। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। तो इसमें जो कथन सत्य कथन की बात किया तो सारे कथन सत्य करके ही दिया गया है। चलिए आगे हम देखेंगे, सुमेलित है। अब देखेंगे स्थल, देखेंगे नदियों का संगम देखेंगे। तो जो जिस स्थल पे या जिस जगह पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है या मिलती हैं एक दूसरे से, उसको हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अलकनंदा और नंदाकिनी। या मंदाकिनी ऊपर या मंदाकिनी था और ये नंदाकिनी न है। ठीक है, म नहीं। तो जहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है उसको हम बोलते हैं नंदप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी, अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ मिलती है उसको हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है उसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। चलिए आगे बात करते हैं, अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है जैसे ऊपर ही अभी हम लोगों ने देखा, क्या, देवप्रयाग में। चलिए आगे देखेंगे हम कि यहाँ से मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है किससे, अलकनंदा से। तो जो मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है किससे, अलकनंदा नदी से संबंधित है। वो मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में आके मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। तो केदारनाथ से चलती है और रुद्रप्रयाग तक बहती है मंदाकिनी नदी और वह जाके अलकनंदा में मिल जाती है। वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, क्या है, अलकनंदा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, गंगा। सबसे बड़ी वाह नदी आपकी कौन सी है, गंगा। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से, गोमुख से। गोमुख क्या है, ग्लेशियर है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है वह है आपकी गोमती। काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट करिएगा, दिया है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। बाकी नदियों का उद्गम पर्वतीय क्षेत्र में है लेकिन इसका क्या है, उद्गम मैदान में है। चलिए देखिए यहाँ पे कथन और कारण के बारे में। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है मतलब सूख जाती है। कथन हो गया। कारण देखिए, यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो ये तो सही है परंतु आर क्या है, गलत है। असतत वाहिनी मतलब सतत नहीं बहती है, यह आपका जो रीजन है वह गलत है। आगे हम बात करेंगे, बेतवा, चंबल, केन तथा रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है। देखिएगा, यमुना की सहायक नदी नहीं है, कौन सी, रामगंगा। और बाकी ये 3 नदियाँ क्या हैं, बेतवा, चंबल और केन। ठीक है, क्या है, आपकी यमुना की सहायक नदी हैं। और यह जो नदियां हैं यह आपकी आती हैं किसे, इधर से आती है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ से कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है
तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी से होती है। बेतवा नदी मिलती है किससे? यमुना से। गंगा नदी की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है, सोन नदी। कह रहा है कि गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है वह है आपका सोन। चलिए आगे हम बात करेंगे कि गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। तो सोन नदी क्या है? गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी है कैमूर श्रेणी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब नंबर 2 पॉइंट पे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के। तो देखिए, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न बनता है भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संगी नमन के कारण। और यह जो यू टर्न आता है, आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का मैप, तो यह अरुणाचल प्रदेश के पास से घूमती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नाम से। भारत में यरलुंग जंगबो नदी जो है, यरलुंग जंगबो नदी को भारत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन कौन सी नदियों का स्रोत है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं लोहित और सुबनसिरी। यह नदियां जो हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां भी हैं और अरुणाचल प्रदेश में ये नदियां बहती हैं, लोहित और सुबनसिरी। आगे बात करते हैं मानस नदी सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है सांगपो के नाम से। यह इंपॉर्टेंट करिएगा कि किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी और नदियां हैं कौन कौन सा? दिबांग, कमेंग, लोहित। और भी नदियां हैं। वह नदियां जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है वो कौन सा है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं दक्षिण भारत की नदियों के ऊपर। दक्षिण भारत की नदियां देखेंगे, पहला कथन दिया है कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो जो, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह आपका हमने जैसे भारत का नीचे वाला हिस्से का मैप बनाया, तो यह आपका है पश्चिमी घाट और यह है आपका पूर्वी घाट। तो जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, जो नदी अरब सागर में गिरती हैं वो आपकी पश्चिमी घाट वाली नदियाँ हैं। और पश्चिमी घाट वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुअरी का, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो कथन तो सही है। रीजन देखिए, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। और ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो क्या है? चट्टानों के रूप में है। यह नदियां जो होती हैं पश्चिमी घाट की नदियां, इनको क्या करती हैं? काटती हैं, इनको काट देती हैं और काटने के बाद कठोर चट्टानों से काट कर ये प्रवाहित होती हैं और यह आपकी अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। चलिए आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि दिया है, यहाँ पे हम देखेंगे हाँ ठीक, देखिए कथन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं परंतु नर्मदा तथा तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बात सही है, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती, ये भी बात सही है। और नर्मदा और तापी नदियाँ ही एस्चुअरी का निर्माण, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। चलिए कारण देखेंगे, नर्मदा और तापी नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अब देखिएगा, नर्मदा और तापी नदियाँ जो हैं क्या करती हैं? वह अपने मार्ग को काट कर, ठीक है, घाटियों का निर्माण करती हैं और घाटियों के रूप में बहती हैं। जो अगर आप चंबल का क्षेत्र देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो नदियां हैं काफ़ी
अपर्दन किए हैं या काफ़ी कटाव किए हैं, जिसके कारण वो गहरे गहरे लंबे गहरे गहरे घाटियों, छोटी छोटी घाटियों के रूप में दिखाई देता है, जो कि डाकुओं के छिपने के लिए उस समय काफ़ी प्रमुख स्थान होता था। चलिए आगे हम बात करते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। यानी कि पूर्व की ओर बहने का मतलब है पूर्वी घाट की तरफ, क्योंकि अब नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश यानी रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। चलिए आगे हम देखेंगे कि नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है वह है विंध्य और सतपुड़ा के बीच जो है आपका कौन सी नर्मदा घाटी है। कथन देखिए, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। भैया नर्मदा तो गिरती है अरब सागर में और यह करती है एस्चुअरी का निर्माण, ज्वारनद मुख का निर्माण। तो ये कहाँ से डेल्टा का निर्माण करेगी, ये गलत है। वह एक भ्रंश घाटी में बहती है, यह तो बात सही है। तो कथन ए गलत है परंतु आर सही है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली, तो नर्मदा भाई डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी। जब भाई पश्चिम की ओर बहेंगी तो वही बता रहे हैं एस्चुअरी का निर्माण करेंगी। ताप्ती और पेरियार ये सब अरब सागर में गिरती हैं। कृष्णा, गोदावरी, तापी एवं कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है कौन सी नदी है, तापी नदी। राजनंदगांव, रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है राजनंदगांव। यह क्या है आपका, नर्मदा बेसिन का भाग है। अमरकंटक से उद्गम होता है किस नदी का, नर्मदा नदी का। नर्मदा घाटी उदाहरण है किस किस प्रकार के, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी फॉल्ट थ्रो से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा। जैसे अभी हमने ऊपर बताया था, वो क्या करते हैं, काट देते हैं और काट कर गहरी घाटियों के रूप में निर्माण करती हैं और उसी रास्ते ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं। चलिए, पश्चिमी वाहिनी नदियों में दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी है, दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा। तवा सहायक नदी है किसकी, नर्मदा की। इंपॉर्टेंट करिएगा इसको, तवा जो है सहायक नदी है किसकी, नर्मदा की। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा एवं महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती नदी। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। वह नदी कौन सी है, कावेरी। इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक है। क्योंकि वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है, 3 बार क्या होती है, 2 धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मिल जाकर आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार वह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। आगे बात करेंगे कि कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी का जो उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर गुजरती है वह है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। दक्षिण की गंगा कहते हैं किसको, कावेरी को। कृष्णा नदी जल विवाद है किस किस राज्य के बीच, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य। वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया गया है गोदावरी और कृष्णा को। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती और महानदी में से वह नदी जो एस्चुअरी बनाती है, एस्चुअरी मतलब ज्वारनद मुख, और वो नदी कौन सी है, ताप्ती नदी। बाकी यह सब डेल्टा बनाते हैं, गोदावरी, कावेरी और महानदी सब डेल्टा बनाती हैं। गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती नदियों के लंबाई के अवरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे लंबी इसमें है गोदावरी, फिर है आपकी नर्मदा, फिर है महानदी और फिर है आपकी ताप्ती। आगे बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम है। तो सुवर्ण रेखा सबसे उत्तर में जो नदियाँ दी गई, महानदी, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, उसके बाद देखेंगे पेन्नार, उसके बाद हम देखेंगे कावेरी और उसके बाद है वेंगई। तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही क्रम है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे आगे, दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाद तंत्र है। तो जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनका प्रमुख अपवाद तंत्र क्या है, वृक्षनुमा। यानी कि यह जो किस प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है, यह वृक्षनुमा डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, प्रमुख अपवाद तंत्र। और बहुत सी नदियां कोई पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। आगे देखेंगे, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहाँ से, अमरकंटक से। अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है सोन, नर्मदा तथा महानदी।
वह नदी जो एस्चुअरी नहीं बनाती है, कौन सी है? महानदी। तो वो ऑप्शन जो दिया रहेगा उस हिसाब से आपको देखना रहेगा। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है कौन? महानदी। वह नदियाँ जिनके घाटों में जल का अभाव है, साबरमती तथा ताप्ती के घाटों में। वह स्थान जहाँ से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। और वो कहाँ से निकलती है? वो स्थान वो कौन सा? अमरकंटक। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं पाम्बार, भवानी और कबानी। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और माही। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर। अब आगे हम देखेंगे नर्मदा, महानदी, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों में से सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? वह है आपका गोदावरी नदी का। ठीक, आगे हम बात करेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता एवं पेन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती और प्रणहिता। चलिए अब हम चर्चा करेंगे अन्य नदियों पे। तो अन्य नदियों में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं यहाँ से कि हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है? सतलज। तो हिमालय की जितनी भी श्रेणियाँ, सारी श्रेणियों को काटने वाली जो नदी है वो सतलज है। दूध गंगा नदी अवस्थित है कहाँ पे? जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्रह्मणी। यह आपकी इंपॉर्टेंट नदियों के नाम दिए गए हैं, और जिनका आपका अंतिम छोर कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी, यानी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना, यरला, डीना, वड़ा, घाट प्रभा आदि। क्या है आपकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। हगरी सहायक नदी है किसकी? तुंगभद्रा की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले से, अमरकंटक से। उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही क्रम है किशनगंगा, गंगा, बेनगंगा और पेनगंगा। तो यह उत्तर से दक्षिण की तरफ, देखिएगा नॉर्थ से साउथ की तरफ इनका सही क्रम है। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना। इतनी नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ हैं। चलिए चित्र दिया गया है, उसमें देखना है, नाम बताना है। नंबर 1 को देखिए, यह है आपका नंबर 1। यह किसको शो करता है? तो यह है आपकी गंडक नदी, और जो आती है कहाँ से? आपका नेपाल से। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे नंबर 2 को हम देखेंगे। नंबर 2 तो यह आपका उत्तराखंड की तरफ से निकल के आ रहा है, नेपाल के उधर से। यह आपकी है गंगा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? गंगा नदी। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्या है आपका? यह गोमती नदी, और ये आपकी चौथा जो है घाघरा नदी। यह भी कहाँ है? नेपाल से आती है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे अगर देखें हम तो यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट थोड़ा सा देखिएगा, दामोदर नदी से निकली गई नहर, दामोदर नदी से निकाली गई नहर का नाम क्या है? एडन नहर। चलिए आगे बात करते हैं। दामोदर सहायक नदी है किसकी? हुगली की। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्नावलन, ठीक है, डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली है, वो कौन सी नदी है? दामोदर। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। भारत में भूमि बंधित नदी कौन सी है? लूनी नदी। ठीक है, भारत में जो भूमि बंधित नदी है वो कौन सी है? आपकी लूनी नदी है। अब देखिए, ऐसा यूं कि यह आपका क्या है? सागर में नहीं मिल पाती। लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन है, यह कच्छ की रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। ठीक है, यह अरब सागर में नहीं पहुंच पाती है। आगे हम देखेंगे कि माही, घग्गर, नर्मदा एवं कृष्णा नदियों में से अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? घग्गर नदी। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। कोसी नदी अपने मार्ग को बहुत ज़्यादा परिवर्तित करती है, जिसके कारण क्या होता है? बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है या नुकसान होने लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों? कि मान लीजिए सपोज दैट ये नदी बह रही है
और यह इलाकों में हम लोग या मतलब मानव बस्तियां बसी हुई हैं। अब क्या हुआ, इस नदी ने अपना मार्ग चेंज कर लिया, अगले साल इधर से मूव कर गई। अब क्या हुआ है, मानव बस्ती की तरफ से गुजर गई, जिसके कारण क्या काफ़ी नुकसान, जान माल का नुकसान हो जाता है। इसलिए इसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं, कोसी नदी को। तो यह क्या है, सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करती है, यानी अपने रास्ते को परिवर्तित करती है, वो कोसी नदी काफ़ी खतरनाक नदी है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। वह नदी जिसका स्रोत हिमनदों में नहीं है। तो कोसी नदी का जो स्रोत है वह हिमनद यानी ग्लेशियर से नहीं निकली है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि त्रिवेणी नहर में पानी आता है। तो जो त्रिवेणी नहर है उसमें पानी आता है गंडक नदी से। बिहार की वह नदी जिसने वर्ष 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की थी, कोसी नदी, जैसे ऊपर ही चर्चा की है। भारत की नदियों स्पीति, सतलज, श्योक, भारत की जो नदियां हैं, स्पीति एक नदी है, सतलज, श्योक तथा जास्कर में उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई नदियों का सही क्रम है। तो श्योक सबसे उत्तर में, फिर जास्कर, फिर स्पीति और फिर सतलज। चलिए आगे बात करते हैं। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है मयूराक्षी नदी पर। ठीक है। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने के परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, और नदियां जो हैं केन एवं बेतवा। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राज्य घाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई, वह स्थित है बेतवा नदी पर। कथन देखिएगा कि काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, ये कथन है। ठीक है, क्योंकि क्या है आपका गलत है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। दूसरा दिया कारण, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारों पर उच्चता पर है, जो दक्कन का पठार है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, यह सही है। तो आपका क्या है, आगे देखेंगे कि भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया जा रहा है किस नदी पर, चिनाब नदी पर, और कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, महात्मा गांधी सेतु स्थित है कहाँ पर, बिहार में। वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है वह है आपका सतलज। सिंधु का भी उद्गम स्थल भारत में नहीं है। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मा या ब्रह्मपुत्र। सही सुमेलन है, सही सुमेलन में देखिएगा, गोदावरी की सहायक नदी क्या है, मंजरा। कृष्णा की सहायक नदी क्या है आपका, भीमा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता, और गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। चलिए आगे हम देखेंगे, अगले पॉइंट पे चलते हैं कि अध्यारोपित नदी का उदाहरण है कौन सी, अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सी नदी है, चंबल। संकोच नदी सीमा बनाती है असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। तो संकोच नदी ऐसी नदी है जो असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, माही नदी। किशनगंगा एक सहायक नदी है किसकी, झेलम की। मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती हुआ है विहार झील। चलिए आगे हम देखेंगे यहाँ पर नदियों के किनारे स्थित नगर से। सबसे पहले हम देखेंगे कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर। भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर है उत्तरकाशी। लेह अवस्थित है किसके, सिंधु नदी के दाएं तट पर। लुधियाना अवस्थित है कहाँ पे, सतलज नदी के तट पर। हैदराबाद अवस्थित है मूसी नदी के तट पर। भुवनेश्वर अवस्थित है महानदी के तट पर। ठीक है, सुमेलित है, या सुमेलित नहीं करना, ऑलरेडी सुमेलित है। बैतूल, ठीक है, बैतूल नगर किसके किनारे है, ताप्ती नदी। जगदलपुर इंद्रावती, जबलपुर नर्मदा, कटक महानदी, नासिक जो है आपका गोदावरी, उज्जैन जो है आपका क्षिप्रा, और गोविंद घाट अवस्थित है अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे। चलिए अगला पॉइंट हम देखेंगे, प्रपात और झीलें। हुड्रू प्रपात निर्मित है सुवर्ण रेखा यानी स्वर्ण रेखा नदी पर। सुमेलित है, जलप्रपात है और नदी है। कपिल धारा प्रपात कहाँ से आती है, नर्मदा से। जोग प्रपात किस नदी पे स्थित है, शरावती पे। और शिव समुद्रम प्रपात जो है कावेरी नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात स्थित है शरावती नदी पर। अब चूंकि डाटा चेंज हो गया है, अब कुंचिकल को माना जाता है। ठीक है, किसको, कुंचिकल को। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। देखिएगा, नियाग्रा जलप्रपात का
हम लोग उपमा देते हैं इसको चित्रकूट प्रपात को। भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात है दूध सागर प्रपात। भेड़ाघाट पर स्थित जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है नोकालीकई मेघालय में, ठीक है, नोकालीकई, ठीक है। कुंचकल जलप्रपात की सही ऊंचाई है 455 मीटर। वेमनाथ झील स्थित है कहाँ पे? केरल में। वेमनाथ झील जो है आपका केरल में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर झीलों पे ही यहाँ से देखेंगे कि पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है, जो है क्या? कृत्रिम झील। तो इम्पोर्टेंट करिएगा, क्योंकि कृत्रिम झील का अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो आप लोग ऑप्शन सीधे टिक करिएगा पेरियार झील। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। लोकटक झील अवस्थित है मणिपुर राज्य में। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है? पुलिकट। फुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। सही सुमेलित है, सुमेलित नहीं करना, यह सुमेलित है। झील देखेंगे और स्थिति देखेंगे। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में। नक्की झील जो है राजस्थान में। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में। डल झील है आपका जम्मू कश्मीर। पुलिकट है जो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर। असम में अवस्थित झील कौन सी है? चपनाला। रहस्यमयी झील कहा जाता है, रूपकुंड झील को क्या कहा जाता है? रहस्यमयी झील कहा जाता है। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील है अंचार झील श्रीनगर। सही सुमेलन है, देखेंगे झीलें देखेंगे और स्थिति देखेंगे। अष्टामुडी आपका झील जो है केरल में। पुलिकट तमिलनाडु में। रूपकुंड उत्तराखंड में। सूरजकुंड हरियाणा में। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगला टॉपिक आप लोगों का होगा जलवायु।